अस्सलाम वालेकुम, ईशा सुलेमान है। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज नंबर 2.10। ठीक है। अब जो 2.10 है बेटा, इसके अंदर सारी हमारी एक्सरसाइज के अंदर आपके एप्लीकेशन है डेरिवेटिव्स की। ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है, आइंस्टाइन ने एक थ्योरी दी थी रिलेटिविटी की। जो मास होता है एक बॉडी का मूविंग विद द वेलोसिटी v इज, कि एक उसने हमें फॉर्मूला कह लिया, डेफिनेशन दे दी। where m naught is initial mass and c is the speed of light। आपको पता है सबसे ज्यादा जो स्पीड है वो किसकी है? स्पीड ऑफ लाइट की। what happened to m as v approaches to c negative। अच्छा बेटे, अब अगर आप देखो तो उन्होंने आपको कहा है कि आपने क्या करना है, v को अप्रोच कराना है c पे। ठीक है। ऊपर माइनस का मतलब ये हुआ कि लेफ्ट साइड से अप्रोच हो रहा है। ठीक है। सो बेसिकली हमने क्या करना है, हमने पुट करना है, क्या पुट करना है, v को c पुट करना है इसके अंदर। सो m विल बी इक्वल्स टू, ठीक है, लिमिट इन v अप्रोचेस टू c माइनस m नॉट अंडर द रूट v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर। लिमिट पुट करते हैं बेटा। जब आप इसके अंदर लिमिट पुट करोगे तो आप एक इंटरेस्टिंग चीज देखोगे। क्या? m नॉट डिवाइडेड बाय, अब v की जगह c लिखना है तो c का स्क्वायर डिवाइडेड बाय c का स्क्वायर। ठीक हो गया। ओके बेटे, अब देखो अंडर द रूट 1 माइनस सी स्क्वायर और सी स्क्वायर कैंसिल होके क्या रह गए? 1। m नॉट डिवाइडेड बाय 0। 1 माइनस 1 क्या होता है? 0। अब अगर ये 0 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि अनडिफाइन हो गया। हमने क्या पढ़ा था कि अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो हमारा आंसर क्या हो जाता है? अनडिफाइन, यानी कि इंफिनिटी को अप्रोच कर गया। सो क्वेश्चन ही ये था, अगर आपकी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच कर जाती है तो क्या होगा? सो आपका आंसर अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक हो गया बेटे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर अगर आप स्टेटमेंट देखो तो उन्होंने आपको एक फंक्शन दिया है और 3 पर डिपेंड करा रहे हैं, यानी कि 3 पे इक्वेशंस गिवन है। इस कंटिन्यूस, अब उन्होंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये कंटिन्यूस है किस पे? 3 पे। आपने के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में भी है। ठीक है। सो इस तरह के क्वेश्चन अमूमन पेपर में आ जाता होता है। ओके जी, स्टार्ट करते हैं बेटे। आप अगर सबसे पहले आप देखो तो अगर ये कंटिन्यूस है तो इससे 3 कंडीशंस तो होल्ड करनी है। हमने 3 कंडीशंस पढ़ी थी। पहली, फंक्शन उस नंबर पे डिफाइन होता है। ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि उस नंबर पे लिमिट भी एग्जिस्ट करती है। ठीक है। और वो एग्जिस्ट कब करेगी? जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होगी। ये दोनों इक्वल होंगी तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। थर्ड में हमने कहा था कि फंक्शन का आंसर और लिमिट का आंसर सेम होता है। ठीक है बेटा, कंटिन्यूटी के लिए ये 3 कंडीशन का होना बहुत जरूरी है। अगर कोई फंक्शन ये 3 कंडीशन फॉलो अप नहीं करता तो वो हमारे पास कंटिन्यूस नहीं होता। ठीक है। चलिए अब ये 3 कंडीशन हम इस पे इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले फंक्शन 3 पे कहाँ डिफाइन हो रहा है? ये इक्वल वाला है। सो एफ एट 3 इज इक्वल्स टू, बेटे के एज इट इज आ गया, एक्स जगह हमने क्या लिख दिया? 3। ओके। सेकंड, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 माइनस, इसमें कौन सा फंक्शन आएगा? नेगेटिव वाला, यानी कि जो आपके लेफ्ट साइड वाला होता है। सो लेस देन कहाँ है? यहाँ पर एक्स इज लेस देन। सो यहाँ पर आपके पास के एक्स प्लस 1 का फंक्शन आएगा which is again equals to 3k plus 1। अच्छा, अब हम लिमिट लगाएंगे जिसमें x अप्रोच करेगा 3 पॉजिटिव पे। पॉजिटिव मतलब राइट साइड, बेटे ये वाली साइड की बात हो रही है, यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन होता है। सो ये आ जाएगा 2 माइनस के एक्स विच इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3 आ जाएगा 3 के। ठीक है। अच्छा, अब ये तीनों आ गई। अब मेन कंडीशन क्या होती है कि तीनों आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है। यहाँ से बेटा लिमिट चेक करने के लिए भी देख लो, अगर वो कंटिन्यूस है तो लेफ्ट और राइट लिमिट इक्वल होगी। सो एज द फंक्शन इज कंटिन्यूस, ठीक है, उन्होंने हमें खुद कहा है कि हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है, देन फिर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। दिस विल बी इक्वल्स टू दिस। ठीक है। अच्छा, अब हमें के की वैल्यू चाहिए बेटा। ये माइनस हो रहा है इस साइड पर, क्या हो जाएगा?
प्लस, और ये प्लस हो रहा है इस साइड पर क्या हो जाएगा माइनस। 3 और 3 कितने हो गए 6 के, 2 में से 1 गया 1, तो k की वैल्यू आ गई 1/6। दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। बेटे होप सो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। हमने क्या करना था, हमारे पास फंक्शन गिवन था, हमने उसकी कंटिन्यूटी 3 पे चेक करनी थी। बेसिकली वो कंटिन्यूस तो था, हमने उसमें से k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। सो k कैसे फाइंड आउट किया, कंटिन्यूटी की तीनों कंडीशंस यूज करके। ठीक हो गया, ओके जी, इसको थर्ड कह लें कि लिमिट ये भी हम चेक कर रहे थे। एनीवेज होप सो आपको कॉन्सेप्ट बेटा क्लियर हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, आप क्वेश्चन नंबर 3 का स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द वॉल्यूम v ऑफ अ स्फीयर ऑफ अ रेडियस r इज दिस। हमें एक वॉल्यूम गिवन है 4π/3 into r3। बेटा 4π3 तीनों कांस्टेंट नंबर है। फाइंड द सरफेस एरिया, हमने एक s फाइंड आउट करना है ऑफ द स्फीयर इफ s इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ द वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। बेटे आप जरा सिर्फ यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिससे आपको बाकी क्वेश्चन में हिंट मिलेगी, ताकि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपको मुश्किल ना हो। क्या उन्होंने आपसे कहा सरफेस एरिया बताएं, ठीक है, लेकिन वो कैसे कह रहे हैं कि आपको हिंट भी दे रहे हैं कि निकालना कैसे है। अगर एस क्या है बेटा, जहां इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है इसका मतलब है आपने डेरिवेटिव लेना है। ठीक हो गया। अच्छा, अब डेरिवेटिव तो देना है डी वी बाय, अब किससे लूं, डी बाई डी एक्स लूं, डी बाई डी पाई लूं, आर लूं, क्या लूं। उन्होंने कहा रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस आर से लेना है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू आर। सो ये आ गया आपके पास। ठीक है बेटे, अब देखो कितनी आसानी से फॉर्म हमारे पास बन गई। उन्होंने आपसे कहा था कि जो भी वॉल्यूम है उसका सरफेस एरिया लो, और वो कैसे लो, आर से उसको डेरिवेट करके। ओके बेटे, कांस्टेंट टर्म तो एज इट इज आ गई। R3 के ऊपर कौन सा रूल लगेगा, पावर रूल। पावर नीचे आ गई, पावर में से एक नंबर माइनस हो गया। अगर आपको याद हो तो बेटा ये फॉर एग्जांपल ऐसे सॉल्व हुआ, कांस्टेंट बाहर और पावर नीचे, पावर में से एक नंबर माइनस। बेटा एक्स वाले टर्म में इसलिए लिख लूं कि आपको सिर्फ जो है ना वो याद रहे। बच्चे अमूमन भूल जाते हैं क्योंकि वो वेरिएबल अगर डिफरेंट हो तो उन्हें भी समझ ही नहीं आती आर और एक्स में क्या फर्क आ रहा था। एनीवेज 3 और 3 कैंसिल आउट हो गए, 4πr² आपके पास आपका रिक्वायर्ड सरफेस एरिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपने सरफेस एरिया फाइंड आउट करना था, जो कि आपने फाइंड आउट कर लिया। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बेटे क्वेश्चन नंबर 4 की अगर आप स्टेटमेंट रीड आउट करो, द हाइट एस अबव ग्राउंड ऑफ अ प्रोजेक्टाइल टाइम इज गिवन बाय दिस। आपको एक एस ऑफ टी का फंक्शन गिवन है 1/2 जी टी का स्क्वायर वी नॉट टी प्लस एस नॉट। ठीक हो गया बेटे, वी नॉट और एस नॉट है, इनिशियल पॉइंट की वजह से लिखा हुआ। अच्छा, आपने क्या करना है, फाइंड द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ एस। ठीक है, आपने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालना है। अभी मैंने आपको बताया इसका क्या मतलब होता है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, सो आपने डी एस बाय डी टी फाइंड आउट करना है एट टी इज इक्वल्स टू 4। कि जो भी आंसर आए उसमें टी की जगह क्या पुट करना है, 4 पुट करना है। तो सबसे पहले तो मैं इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करती हूँ, जी टी का स्क्वायर वी नॉट टी और एस नॉट। अच्छा बेटे, आपकी बुक के अंदर यहाँ पर बकायदा लिखा हुआ है कि जी नॉट एस नॉट वी नॉट ये कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। कांस्टेंट का भी मतलब क्या होगा कि वो साइड पर एज इट इज आते जाएंगे। चलो जी, अब इसमें सबसे पहले डेरिवेटिव लेते हैं। बेटे 1/2 तो एज इट इज, जी कांस्टेंट भी एज इट इज। टी स्क्वायर पे कौन सा रूल लगेगा, पावर। पावर नीचे आ गई, पावर में से एक नंबर माइनस। वी नॉट कांस्टेंट है, टी का डेरिवेटिव 1, एस नॉट कांस्टेंट है, पूरे कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। बेटे अब यहाँ पे फिर फर्क देखो, यहाँ पे भी वी नॉट कांस्टेंट था, एस नॉट भी कांस्टेंट था। यहाँ पे ये टी के साथ था, वेरिएबल के साथ था, इसलिए वो एज इट इज आया। पूरा कांस्टेंट होता तो वो क्या हो जाएगा, 0। अच्छा एनीवेज को ऐसे 0 कर दें, 2 और 2 कैंसिल हो गए, आपके पास आ गया जी टी प्लस वी नॉट। ठीक हो गया। अच्छा जी,
आपके पास आ गया GT V नॉट। अब हम क्या करेंगे, उन्होंने आपसे कहा है कि आपने जो भी ये सोल्यूशन निकालना है एट t इज इक्वल टू 4 पे फाइंड आउट करना है। तो जहां पर t है वहां 4 पुट कर दें, 4g प्लस v नॉट, सिंपल इज दैट। अब अगर उन्होंने आपको v नॉट या g की वैल्यू बताई होती तो हम वो पुट कर लेते, ठीक है। g नॉट आपको वैसे ही पता है, g तो आपको ऑलरेडी पता है 9.8 लिखते होते हैं, बट अभी हमारे पास सिर्फ ये था कि आपने पुट करना है तो हमने पुट कर दिया, ठीक है। बहुत इजी सा क्वेश्चन था। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटे क्वेश्चन नंबर 5, अब इसकी स्टेटमेंट जरा समझे। द साइड ऑफ अ स्फीयर इज मेजर्ड टू बी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, जैसे जैसे डेटा है ना, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको साथ साथ लिख के भी बताती हूँ। सबसे पहले हमें लेंथ गिवन है, लेंथ क्या गिवन है 10 सेंटीमीटर, और किसकी है, स्फीयर की। आपको ये बात पता है कि स्फीयर जो होता है उसकी सारी साइड इक्वल होती है। अच्छा, विद अ पॉसिबल एरर ऑफ प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर। अब एरर का क्या मतलब होता है कि जरा सा ये चेंज उसमें आ सकता है। सो चेंज हम किससे डिनोट करते हैं, डेल एक्स से या डी एक्स से, और आपको पता है दोनों क्या होते हैं, सेम। सो ये है प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। अच्छा, यूज डिफरेंशियल, डिफरेंशियल बेटा हमने पढ़ा वो डी वाई और जो हम डी एक्स फाइंड आउट करते होते थे, टू फाइंड एन अप्रोक्सीमेशन टू द मैक्सिमम एरर इन द एरिया। आपने एरिया के अंदर डिफरेंशियल को यूज करके मैक्सिमम एरर फाइंड आउट करना है, ओके। आपने फाइंड द अप्रोक्सीमेट रिलेटिव एरर एंड अप्रोक्सीमेट एरर फाइंड आउट करना है, ओके, ठीक हो गया। अच्छा, हमने सबसे पहले तो हम ये डिफरेंशियल यूज करके ये निकालते हैं, फिर आपको रिलेटिव और ये एरर बताती हूँ। अभी के लिए क्वेश्चन को दोबारा से समझें। एक स्फीयर है जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है, उसमें चेंज प्लस माइनस 0.3 का है। आपने डिफरेंशियल यूज करके उसमें से एरर निकालना है, किसका एरर, उसके एरिया का एरर। तो हमारे पास इसका मतलब एरिया होना भी तो चाहिए। सबसे पहले एरिया फाइंड आउट करते हैं, लेंथ इनटू विड्थ, बट आपको पता है वो क्या होगी, एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स है ना, एक्स स्क्वायर आ गया। तो हमने एरिया का डिफरेंशियल ले लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटा। एरिया पे डेरिवेटिव अप्लाई करो, आपके पास डी ए बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है। अच्छा, हमें डी ए चाहिए, सिर्फ चेंज चाहिए ना, ये अप्रोक्सीमेशन वाला, डी एक्स का मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। x की वैल्यू गिवन है 10 और dx की वैल्यू क्या गिवन है 0.3, ठीक हो गया। अच्छा, अब इन सबको अगर आप मल्टीप्लाई करो बेटा 0.3 को 2 से और फिर उसको 10 से, आपके पास आता है प्लस माइनस 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी था, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक हो गया बेटे। ये आपके पास सॉल्यूशन आया किसका, मैक्सिमम एरर का, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप सॉल्यूशन लिखना चाहो आप कहोगे मैक्सिमम एरर। अच्छा बेटा, मैक्सिमम एरर और अप्रोक्सीमेट एरर ये दोनों सेम है, ठीक है, इज इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेट एरर और विच इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा ये वाला एरर और ये एरर एक ही बात है, ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या रह गया, अब हमारे पास रह गया रिलेटिव एरर, ठीक है। अब रिलेटिव एरर हमारे पास क्या होता है बेटे, मैं आपको उसका फार्मूला बताती हूँ। नाउ वी हैव टू फाइंड रिलेटिव एरर, ठीक है। रिलेटिव एरर के लिए हम लोग क्या करते होते हैं, आपके पास मैक्सिमम एरर जो भी अभी हमारे पास आया और वो हमारे पास आया 6, मैक्सिमम एरर इज डिवाइडेड बाय एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू। बेसिकली एग्जैक्ट जो आपके पास एरिया की बात हो रही है ना, ओके बेटा। एरर क्या आया 6, ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहां से अगर मैं एरिया फाइंड आउट करूं, एरिया क्या होगा, x का स्क्वायर है ना बेटे। सो एरिया इज इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर विच इज 100 डिवाइडेड बाय 100 आ गया। 0.06 आपके पास रिलेटिव एरर है। अब अगर आप चाहो तो इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करोगे, सो ये बन जाएगा 6%। ये भी आंसर करेक्ट है और ये भी आंसर करेक्ट है,
सो यहाँ से हमारे पास आपका रिलेटिव एरर भी आ गया। ठीक है बेटे, इसको मैं सम अप कर देती हूँ। आपके पास एक स्क्वायर था, उसकी साइड थी 10 सेंटीमीटर, ठीक हो गया, और उसमें एरर जो चेंज आ रहा था वो इतना सा था। उन्होंने आपसे कहा कि जो एरिया के ऊपर मैक्सिमम एरर आ रहा है वो फाइंड आउट करें और रिलेटिव एरर फाइंड आउट करें। हमने सबसे पहले एरर फाइंड आउट करने के लिए एरिया यूज किया, एरिया के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई किया, यहाँ से डिफरेंशियल फाइंड आउट किया, तो मेरे पास 6 आ गया। इस 6 को टोटल एरिया पे डिवाइड किया तो हमारे पास परसेंटेज आ गई किसकी, एरर की, कि 6% हमारे पास अप्रोक्सीमेट एरर हो सकता है। ठीक है, होप सो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है बेटे। नेक्स्ट मूव करती हूँ क्वेश्चन नंबर 6 पर। बेटे क्वेश्चन नंबर 6 देखें। अच्छा, ये डायग्राम वाला क्वेश्चन है, चलें इसको समझते हैं कि क्या डेटा गिवन है। A woman jogging at a constant rate of 10 km per hour crosses at point A heading north। ठीक हो गया, एक वुमेन है जो जॉगिंग करती हुई जा रही है नॉर्थ वाली साइड पे, और उसकी स्पीड क्या है, 10 किलोमीटर। 10 मिनट्स लेटर, अच्छा अब 10 मिनट गुजर गए, उसके बाद अ मैन जॉगिंग एट अ कांस्टेंट रेट of 9 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस द सेम पॉइंट हेडिंग ईस्ट। अब जो दूसरा बंदा है जो 10 मिनट के बाद आया, वो ईस्ट की तरफ जॉगिंग कर रहा है। ठीक हो गया, हाउ फास्ट इज द डिफरेंस बिटवीन द जॉगिंग हैंगिंग 20 मिनट्स आफ्टर द मैन क्रॉस ए। ठीक है, आपने बताना है कि 20 मिनट्स के बाद जब मैन ने ए को क्रॉस किया है तो उसके पास कितना डिफरेंस आया। ठीक हो गया, अच्छा जी, अब मैं आपको बताती हूँ बेटा हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ये मैंने पिक्चर ही बनाई है, एक्स है, ये वाई है, और जी हमने बेसिकली ये वाला निकालना है। ठीक हो गया, अच्छा जी, हमने ये वाला पॉइंट निकालना है। स्टार्ट करते हैं बेटे। सबसे पहले यहाँ पे मैं जरा सा कलर चेंज कर लूँ, ग्रीन कर लेते हैं। आपने बेटा डी जी बाय डी टी फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये है ना जी, क्योंकि ये आपके पास वो पॉइंट्स है जहां पर एक्स और वाई पहुंचे हुए हैं। ठीक हो गया, सो हमने क्या बताना है कि आपने जो ये जी वाला है ये कितना, इसमें कितना डिस्टेंस आ रहा है। ठीक है, सो हाउ फास्ट इज द डिफरेंस बिटवीन इनकी जॉगिंग में। ठीक है, सो डी जी बाई डी टी हमने फाइंड आउट करना। सबसे पहले हम टाइम देखते हैं विमेन का। ठीक है, अब बेटा देखो उनकी जो ये स्पीड थी वो आवर्स में गिवन थी। ठीक है, और हमारे पास ये जो इनके दूसरे मिनट्स हैं, दूसरा टाइम मिनट्स में गिवन है, तो मैं इनको भी और में चेंज कर दूंगी। अब देखें वुमेन ने कितना टाइम दिया। अब अगर आप टोटल टाइम गिनो वुमेन का, तो 10 मिनट्स तो उसने पहले जॉगिंग शुरू की हुई थी, और हमने 20 मिनट्स के बाद बताना है, तो टोटल वुमेन्स के बाद कितना टाइम हुआ, जितनी उसने जॉगिंग किया वो है 30 मिनट्स। ठीक है, सो 30 जब 60 पर डिवाइड होगा तो ये बन जाएगा 1/2 और। ठीक है, आधा घंटा हो गया। अब मैन को देखते हैं। अच्छा मैन एक ही बंदा है और एक ही मैन है, तो ई नहीं आएगा, ए आएगा। अच्छा जो मैन है उसने कितने मिनट जॉगिंग की, उसने सिर्फ 20 मिनट जॉगिंग की थी। ठीक है, सो ये बन जाएगा 1/3 और। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या करना है बेटे, हमारे पास इनका टाइम तो आ गया। अब अगर आप देखो बेटा स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम। अब बेसिकली हमें तो ये वाली डिस्टेंस चाहिए ना बेटे। अब देखो ये जी वाली वैल्यू निकालनी है, तो हमें पाइथागोरस थ्योरम का पता है, एक्स और वाई आपके पास होंगे तो आप जी लिखोगे ना, और फिर उसका डेरिवेटिव आएगा। सो यहाँ से अगर मुझे डिस्टेंस चाहिए वाई वाला, तो डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, स्पीड को जब टाइम से मल्टीप्लाई किया जाएगा। ठीक है, और देखो स्पीड भी हमारे पास मैन और वुमेन दोनों की है, और उनका टाइम भी अब आ चुका है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर निकालते हैं बेटा। अगर y है तो y किसकी बात होती है, नॉर्थ वाली साइड पे वुमेन जा रही है। ठीक है, सो y इज इक्वल्स टू, ठीक है, y अगर आपने लिखना है तो उसकी स्पीड कितनी है वुमेन की, 10 थी, 10 किलोमीटर पर आवर इनटू टाइम कितना है वुमेन का, 1/2 और। ऐसा ही है, तो बेटे 2 और 10 की कटिंग हो गई, तो y क्या आ गया, 5 किलोमीटर। बेटे पर आवर जो है वो इस और को कैंसिल कर देगा, कैसे, मैं आपको यहाँ पे लिख के भी दिखा देती हूँ। पर आवर का मतलब होता है डिवाइडेड बाय आवर, तो ये और ये भी कैंसिल हो गया।
तो y क्या आ गया आपके पास 5 किलोमीटर। सेम अगर मैं x पूछूं, x की स्पीड कितनी है 9 थी, 9 किलोमीटर पर आवर, और उसका टाइम था 1/3 आवर। बेटे ये टाइम गिवन है मैन का, सो 3 3 था 9, x आपके पास आ गया 3 किलोमीटर। ओके हो गया बेटे, अब आपके पास x और y दोनों आ गए, ठीक हो गया। चले अब अगर z लिखना है बेटा, अब इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम बनाएं तो वो क्या होगा, z स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर अगर आप देखो तो बेटे जब z की वैल्यू चाहिए तो अंडर रूट के अंदर आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। बेटे x का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर 25, तो z आपके पास आ गया अंडर द रूट 34, ठीक है। अच्छा जब आपके पास ये आ गया, अब आपने बेसिकली बेटा क्या करना था, ये जो टाइम ये z तो आ गया, अब आपने इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी सॉल्व करना है। डिस्टेंस तो मिल गया हमें कि वो कितना उनके दरमियान डिस्टेंस है, बट हमें उसके साथ विद रिस्पेक्ट टू टी भी उसको चेक करना है, उसकी स्पीड बतानी थी, हाउ फास्ट इज द डिफरेंस। सो आपके पास z क्या है, ये रहा z, इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, ठीक है। d बाय डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर, d बाय डी टी ऑफ वाई स्क्वायर, ठीक है। चलो बेटे यहाँ से क्या आएगा, जी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 नीचे आ गया, एक नंबर माइनस, और साइड पर आ गया डी जी बाई डी टी। क्यों बेटा, जिस तरह आप डी वाई बाई डी एक्स लिखा करते थे, क्योंकि वेरिएबल सेम नहीं होता। यहाँ पर देखें 2x और डी एक्स बाई डी टी, 2y डी वाई बाई डी टी। अच्छा अगर आप ध्यान करो 2 2 2 तीनों में है, तो मैं 2 कॉमन लेके कैंसिल कर सकती हूँ, नेक्स्ट स्टेप में वो भी करेंगे। अच्छा अब अगर आप देखो तो बेटा आपने z की वैल्यू क्या पढ़ी है, अंडर द रूट 34, और ये तो मुझे फाइंड आउट करना है, ये 2 मैंने कॉमन लेके बाहर रख दिया। बेटा x की वैल्यू क्या है आपके पास, x की वैल्यू आई 3, और dx बाई डी टी, dx बाई डी टी का क्या मतलब है कि उसकी आपने क्या बतानी है, स्पीड, ऐसा ही है। तो बेटा अगर आप देखो तो वो क्या थी, इसकी स्पीड आपके पास क्या थी 9, ओके 2 बाहर चला गया, y की वैल्यू आपके पास है 5, और इसकी स्पीड थी 10, ओके हो गया। अच्छा ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। अगर आपको डी सी बाई डी टी चाहिए तो 9 3 सा 27, 5 10 सा 50 डिवाइडेड बाय 34। बेटे ये सारी टर्म अगर आप कैलकुलेटर पे डालते हो तो आपके पास आएगा 13.2। सो डी जी बाई डी टी का आंसर आ गया 13.2। अब बेटा यहाँ पे 77 का अंडर रूट 34 वो भी लिख सकते हो, बट मैंने पॉइंट्स में आंसर निकाला तो समथिंग दैट 13.2 की स्पीड आई है, ठीक हो गया। सो होप सो आपको बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि हमने इसके अंदर क्या किया। सबसे पहले हमारे पास जो स्पीड्स थी, हमने वहां से डिस्टेंस कैलकुलेट किए टाइम निकाल के, और फिर हमने जी की तरफ फाइंड आउट किया, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा अब 7 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। A plate in the shape of an equilateral triangle is expanding with time। सबसे पहले तो बेटा देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड सेम होती हैं। अभी मैंने थोड़ी सी बड़ी बना दी है, इसको थोड़ा सा ठीक करते हैं। अच्छा अब कुछ बेहतर लग रही है, तो यहाँ से हम पेन लेते हैं। बेटा सारी साइड सेम होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये ए है तो ये भी ए है और ये भी, ठीक हो गया। अच्छा उन्होंने आपसे कहा a side increase at a constant rate of 2 सेंटीमीटर पर आवर, ठीक है। अच्छा आपके पास जो चेंज है, मैंने अब इसको ए कह दिया तो हम ए लेके चलते हैं, इसका जो चेंज है वो है 2 सेंटीमीटर पर आवर। एट व्हाट रेट इज द एरिया, ठीक है, व्हाट रेट इज द एरिया, आपने डी ए बाई डी टी फाइंड आउट करना है when side is नहीं बेटा is 8 सेंटीमीटर, ठीक है। साइड अब हमें गिवन है, ए क्या गिवन है 8, ओके। तो बेटा आपने डी ए बाई डी टी फाइंड आउट करना है। सबसे इजी जो मतलब मेन आपको क्वेश्चन में समझाऊं तो आपने एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेट करना है।
ओके हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास एरिया तो होना जरूरी है, क्वेश्चन में तो बस एक साइड गिवन है ना, तो बेटा आपके पास एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होना चाहिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब आपको मैं अगर फॉर्मूला बताऊं तो बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। तो मेरी साइड क्या है, ए का स्क्वायर। ठीक हो गया। अच्छा ये तो आ गया मेरे पास एरिया। अब इसका क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू टी इसको सॉल्व करना है। तो बेटा विद रिस्पेक्ट टू टी सॉल्व करते हैं, ये एज इट इज ए स्क्वायर पे पावर रूल लग गया, पावर नीचे एक नंबर माइनस और साथ आ जाएगा dA/dt। क्यों, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टी सॉल्व कर रहे हैं। चलो √3/4 2, ए की जगह 8 आ गया, dA/dt हमने क्या फाइंड आउट किया हुआ है, 2 हमें गिवन है। चले 2 2 जा 4 और ये 4 कैंसिल हो गया, आपके पास 8√3 रह गया। ठीक है, सो आपने dA/dt फाइंड आउट कर लिया। अब बेटा इनकी यूनिट्स पे लिख देते हैं। यूनिट्स की तरफ अगर आप आओ तो 8 के साथ भी सेंटीमीटर है, ये चलिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। 8 और 2 को ना सॉल्व कर वैल्यूज के साथ लिख देते हैं। 8 सेंटीमीटर और यहाँ पे 2 सेंटीमीटर पर आवर। तो बेटा ये क्या बन गया, सेंटीमीटर स्क्वायर पर आवर। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। अब देखो बेटा सवाल बहुत इजी सा था, लेकिन कहाँ पर मसला आया कि आपके पास इसकी एरिया ही नहीं था। अगर आपको एरिया याद है तो आप अच्छे से मार्क्स स्कोर कर लोगे, और अगर आपको एरिया ना आता हुआ तो फिर आपका क्वेश्चन में मसला हो सकता है। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट। बेटे क्वेश्चन नंबर 8, आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसकी स्टेटमेंट पढ़े। अ रेक्टेंगल एक्सपैंड विद टाइम। ठीक है, आपके पास एक रेक्टेंगल है जो कि क्या कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है विद टाइम। ओके, द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल इंक्रीज एट द रेट ऑफ 1 इंच पर आवर। ठीक है, ओके। अच्छा बेटा सबसे पहले तो फिर एक रेक्टेंगल बना ही लेते हैं। ये बन गया एक रेक्टेंगल। बेटा उसकी ये साइड सेम होती है और ये ऑपोजिट साइड सेम होती है, डायगोनल इन कॉर्नर वाली लाइन को कहते हैं। चलो ठीक है, ये आपके पास तो डायगोनल है। उन्होंने आपसे कहा कि जो डायगोनल है वो इंक्रीज हो रहा है इस रेट पे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ d/dt ऑफ डायगोनल। अच्छा मैं काम करती हूँ, डायगोनल के d को कैपिटल कह देती हूँ ताकि आपको डिफरेंस नजर आए। ठीक है, सो कैपिटल d/dt इज 1 इंच पर आवर। ठीक हो गया। अच्छा फिर उन्होंने कहा एंड द लेंथ इंक्रीज एट द रेट ऑफ 1/4। बेटा ये इंच है, इंच पर आवर। ठीक है, सो dL/dt जो आपकी लेंथ है वो 1/4 इंच पर आवर की रेट से चल रही है। ओके, हाउ फास्ट इज इट्स विड्थ इंक्रीजिंग। अब आपने विड्थ क्या आपने बताना है, यानी कि dW/dt आपने फाइंड आउट करके देनी है। मेन कंसर्न है dW/dt। अब उन्होंने आपको डेटा दे दिया कि विड्थ का आंसर 6 है और लेंथ का आंसर 8 है। विड्थ भी पता चल गई और लेंथ भी पता चल गई, इंचेस में गिवन है। चलो अच्छा काम तो हो गया कि हमें डेटा कुछ ना कुछ तो उन्होंने हमें प्रोवाइड कर दिया। अब इसको बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखो आपके पास डायगोनल है, लेंथ है और विड्थ है, इनका कनेक्शन देखते हैं। बेटा हमारे पास डायगोनल स्क्वायर जो होता है वो हमेशा लेंथ का स्क्वायर और विड्थ का स्क्वायर होता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से सबसे पहले तो हम डायगोनल फाइंड आउट कर लेते हैं। डायगोनल की वैल्यू के लिए अंडर स्क्वायर खत्म करने के लिए अंडर रूट ले लिया। सो डी की वैल्यू क्या आ गई, एल का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36, अंडर रूट 100। बेटा डी का आंसर आ गया 10। चलो हमें डायगोनल की लेंथ भी पता चल चुकी है, अब हम इजीली dW/dt फाइंड आउट कर लेंगे। अच्छा बेटा अब यहाँ से देखो इसको कंटिन्यू करते हैं, एल स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, हमने इस पे डेरिवेटिव अप्लाई किया। अच्छा एक सेकेंड बेटा ये डायगोनल है ना, यहाँ पे फिर से इसको डी को कैपिटल कर दो, ये यहाँ से, ताकि आपको ना कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि वो डी उसका है फॉर्मूले का भी है, कैपिटल डी। सो ये डायगोनल आ गया। चलो अब हमने इस पे अप्लाई करना है डेरिवेटिव।
सो डी बाई डी टी ऑफ एल का स्क्वायर डी बाई डी टी ऑफ डब्ल्यू स्क्वायर। बेटा पावर रूल लगेगा, पावर नीचे आ गई, ओके पावर नीचे आ गई, वेरिएबल पावर नीचे आ गई, वेरिएबल का डेरिवेटिव। अच्छा अब जो जो चीजें हमें चाहिए अब इसमें पुट करते हैं और बाकी आंसर फाइंड आउट करते हैं। अच्छा जी 2 आ गया, बेटा डी की वैल्यू है हमारे पास 10, डी डब्ल्यू की वैल्यू भी हमारे पास 1 है, 2 एल की वैल्यू 8, डी एल बाई डी टी 1/4, डब्ल्यू की वैल्यू 6, डी डब्ल्यू बाई डी टी हमने फाइंड आउट करना है। तो बेटा ये सारी टर्म इस साइड पर ले जाएंगे, 10 2 जा 20, ये प्लस होगी इधर आके माइनस होगी। अब इसको अभी सॉल्व कर लेते हैं, 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 4 जा 4 आ गया, 6 2 जा 12 12 बेटे 20 में से 4 जाए तो 16 रहता है, 16/12 ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो गया। सो इसकी कटिंग तो हमारे पास हो सकती है, 4 के टेबल पे करते हैं, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ठीक है बेटे पॉइंट क्लियर हुआ आपको कि हमने क्या किया है, हमारे पास एक रेक्टेंगल था, ठीक है, उसकी हमें लेंथ और विड्थ गिवन थी, हमने डायगोनल का हमारे पास क्या गिवन था बेटे, हाँ डायगोनल का भी रेट ऑफ चेंज था, लेंथ का था विड्थ का नहीं था। तो वो आपसे पूछे थे कि विड्थ कब इंक्रीज करेगी, तो हमने उसके लिए सारे को सॉल्व किया। ठीक है ओके मूव करते हैं नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट देखो तो लिखा हुआ है द साइड ऑफ अ क्यूब, एक क्यूब है वो इंक्रीज हो रहा है एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर आवर। ठीक हो गया। अच्छा सो जो आपके पास क्यूब है उसकी जो साइड है, साइड को हम ए से डिनोट कर लेंगे, पीछे भी हम ए से कर रहे थे, वो है 5 सेंटीमीटर पर आवर। ठीक है अच्छा उसके बाद एट व्हाट रेट डज द डायगोनल ऑफ द क्यूब इंक्रीज, साइड तो हमें पता चल गई, डायगोनल किस रेट से चेंज करेगा ये नहीं पता, और आपने यही फाइंड आउट करना है। ठीक हो गया। चलो बेटे अब देखो आपके पास डायगोनल का चेंज तब पता होगा जब हमें डायगोनल का फार्मूला पता होगा। ठीक है सो फार्मूला देखते हैं बेटे, डायगोनल ऑफ क्यूब। अच्छा आपको याद है क्यूब कैसा होता है, ये वाला जो हम बचपन में भी बनाया करते थे ऐसे कर। ठीक हो गया। चलो डायगोनल ऑफ अ क्यूब विल बी इक्वल टू कैपिटल डी, बेटा मैं कैपिटल इससे लिख रही हूँ क्योंकि हमने यहाँ साइड पर डेरिवेटिव का भी डी लिखना है, आप कंफ्यूज ना हो। ठीक हो गया। वैसे स्मॉल लिखा जाता है, √3a होता है, यानी कि जो भी उसकी साइड है। ओके अच्छा डी हमारे पास आ गया, तो अब हमने इस पे क्या लेना, अप्लाई करना है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, इस पर भी हमें टी की रिस्पेक्ट से अप्लाई करना है। बेटे कांस्टेंट बाहर आ गया, ए का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा dA/dt। ठीक हो गया। चलिए √3 इंटू 5 सेंटीमीटर पर आवर। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो देखें आपस में ऐसे तो कोई मल्टीप्लाई होगा नहीं, सो इट इज सेंटीमीटर पर आवर। ये आपके पास डायगोनल का रेट ऑफ चेंज। आप कैलकुलेटर से बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके पॉइंट से भी लिख सकते हो, बट ऐसे भी लिखो तो कोई एरर नहीं है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, और इसमें आपने क्या करना था, साइड फाइंड आउट करनी, साइड गिवन थी उसका रेट पता था, डायगोनल का रेट ऑफ चेंज नहीं पता था, जो कि हमने फाइंड आउट किया। ओके बेटा अब आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को अगर आप गौर से देखो तो उन्होंने आपसे कहा है a particle move on a graph हमें गिवन है y square is equals to x plus 1 so that कि dx/dt आपको गिवन है 4x plus 4। दोनों बातें उन्होंने दे दी, किसी एक नंबर पे उन्होंने उसका विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव लिया। वो आपसे पूछ रहे हैं आप क्या करो, व्हाट इज dx/dt व्हेन x इज इक्वल्स टू 8। वो पूछ रहे हैं कि dx/dt में आपने x को 8 पुट करना है। ओके 4 8 प्लस 4, 8 4 से 32, तो ये बन जाएगा 36। दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। सबसे इजी क्वेश्चन तो यही था, ऐसा ही है ना। उन्होंने आपको फंक्शन भी दिया, डेरिवेटिव खुद से दिया किसी पॉइंट टी पर,
उन्होंने कहा x की जगह 8 पुट करें, आपने पुट कर दिया। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। बेटे क्वेश्चन नंबर 11 की अगर आप स्टेटमेंट पढ़ो तो आपके पास लिखा हुआ है कि एट 8 AM, ठीक है, सुबह 8 बजे के करीब अ शिप S1 इज 20 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ, ठीक है, ऑफ S2। S2 से 20 किलोमीटर दूर है S1। ठीक है बेटा, अभी मैं डायग्राम के थ्रू भी आपको बताती हूँ, बल्कि एक काम करते हैं साथ साथ डायग्राम बनाते हैं। डायरेक्शन बेटा आपको पता है कि ये हमारे पास नॉर्थ पोल होता है, ये साउथ है, ये आपकी ईस्ट और ये आपका वेस्ट। ठीक हो गया। अच्छा, उन्होंने कहा था शिप 1 जो है वो नॉर्थ वाली साइड पर 20 किलोमीटर है, यहाँ पर कहीं S1 है। ठीक है, ये किधर है 20 किलोमीटर पर। ओके हो गया। चलो टू S2। ठीक है बेटा, क्या था 8 AM के टाइम S1 जो है वो 20 किलोमीटर दूर थी S2 से। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये हमारे पास S2 था, स्टार्टिंग में वो यहाँ पर था, S1 इससे 20 किलोमीटर दूर चली गई। ठीक है। अच्छा, शिप S1 सेल साउथ at a rate of 9 किलोमीटर पर आवर and S2 sail west at a rate of 12 किलोमीटर पर आवर। ओके, at 9:20। बेटे अब वो ये कह रहे हैं कि जो शिप 1 की स्पीड है वो 9 किलोमीटर है, शिप 2 की स्पीड 12 किलोमीटर है। अब वो डायरेक्शन देखें तो वो आपको क्या बता रहे हैं, वो आपको ये कह रहे हैं कि S1 साउथ की तरफ मूव किया, साउथ या नीचे है, वो यहाँ पर मूव कर रही है। अभी हमें नहीं पता उसने कितना मूव किया, बस इतना पता है कि वो अब यहाँ से इस तरफ मूव कर रही है। ठीक, S2 जो है वो वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है, इस तरफ। ठीक है। ओके, ये 920 की बात हो रही है, आपने 920 के ऊपर चेक करना है। एट व्हाट रेट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप चेंजिंग, कि इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा हमने उसके बारे में डिस्कस करना है कि वो कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, एट व्हाट द रेट डिस्टेंस बिटवीन देम इज चेंजिंग। ठीक हो गया। चले बेटे, अब इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं और अपना सारा सोल्यूशन निकालते हैं। सबसे पहले तो आप टाइम के ऊपर आ जाओ। टाइम क्या था इनिशियली आपके पास 8 o'clock और 9:20 पे वो पहुंच चुके थे, यानी कि हम 9:20 के ऊपर डिस्कस कर रहे थे। तो 9:20 में से 8 AM निकालो। बेटे बेसिकली उन्होंने आपसे कितना टाइम ड्यूरेशन की बात की है, सो उन्होंने आपसे 1 घंटा 20 मिनट की बात की है कि 1 घंटा 20 मिनट के बाद क्या सिचुएशन है। ठीक है। ओके, अगर आप इसको मिनट्स में और में सारे डिस्कस हो रहे हैं, हम और में चेंज कर देते हैं। 1 घंटा मिनट्स को मैंने 60 में डिवाइड किया ताकि वो और बन जाए। 2 1 2 2 3 6, एलसीएम लिया 3 + 1 4, 4/3 और। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4/3 और के बाद क्या सिचुएशन हुई। ठीक है। ओके, चले ये आ गया हमारे पास। अच्छा, सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, S1 निकालते हैं, S1 का डिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, ये जो आपके पास S1 है इसने कितना डिस्टेंस जो है ना वो कवर किया। तो बेटा आपको फार्मूला पता है, वेलोसिटी किसकी इक्वल होती है, डिस्टेंस बाय टाइम के। अगर आपको डिस्टेंस चाहिए, वेलोसिटी को किससे मल्टीप्लाई करना होता है, टाइम से। ठीक है, तो वेलोसिटी यानी कि स्पीड तो हमें गिवन है, तो मैंने क्या किया, स्पीड को 9 किलोमीटर पर आवर, बेटा पर आवर का मतलब है डिवाइड में लिखा हुआ है, इसको उसके टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये मेरे पास 3 3 9, 4 3 12, 12 किलोमीटर आ गया। ठीक है, ये जो S1 है ये 12 किलोमीटर यहाँ नीचे तक आया। ठीक है। चलो, अगर मैं आपसे S2 का डिस्टेंस पूछूं तो उसकी स्पीड उन्होंने बताई थी 12 है, 12 किलोमीटर पर आवर। टाइम तो उसने इतना ही लिया। आप कटिंग करते हैं, 3 1 3, 3 4 12, 4 4 16 किलोमीटर। सो जो आपके पास इसका डिस्टेंस आया वो कितना आया, 16 किलोमीटर। अच्छा बेटे, अगर आप एक बात देखो, हम लोगों ने क्या किया, अब देखिए मैं अब आपको एक और चीज भी इसके अंदर समझाती हूँ। देखिए, यहाँ से उसने 12 किलोमीटर ट्रैवल किया। ठीक है, ये 12 किलोमीटर नीचे आया और ये इस साइड पे 16 किलोमीटर गया। ठीक है। अच्छा, अब अगर आप देखो बेटे, ये तो हमने अब ये वाला डिस्टेंस का रेट ऑफ चेंज निकालना है ना, कि वो कितना नीचे आया और ये किधर इधर गया। सो अगर आपको ये चीज देखनी है बेटे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझे। अब अगर आपको ये निकालना है और मैं इसको कह देती हूँ Z, ठीक है, मैं इसको डिनोट करती हूँ Z से।
सो बेसिकली आपने डी जी बाय डी टी फाइंड आउट करना है। ओके हो गया। अच्छा, अब अगर ये डी सी चाहिए तो मुझे वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का पॉइंट चाहिए होगा, पाइथागोरस जो थ्योरम हुआ। सो अब यहाँ पर देखो, जो मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली थी वो ये थी, बेटा यहाँ से तो एक्स ने तो डिस्टेंस 16 ही कवर किया, ये वाई कितना होगा ये आपने बताना है। देखें, पूरा 20 था, 20 में से 12 वो नीचे आया है, तो 20 में से 12 गए 8, तो बेसिकली ये वाली साइड कितनी है 8। यहाँ से जब आप लिखोगे S1 y की बात थी ना, तो y कैसे आएगा, 20 में से 12 माइनस किया तो 8 किलोमीटर आ गया, तो बेसिकली ये कितनी साइड है 8, और इसमें तो कोई चेंज नहीं आया, तो x 16 ही है आपके पास। ठीक है बेटे, ये इंपॉर्टेंट चीज थी जो कि आपको पता होनी चाहिए। ओके, अब z निकालना है, तो z पहले हमारे पास होगा तो तब z का डेरिवेटिव आएगा ना। सबसे पहले तो z लिखते हैं, पाइथागोरस थ्योरम कहता है दिस। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से अगर z चाहिए, अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सो एक्स का स्क्वायर 16 का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर 8 का स्क्वायर। ठीक है बेटे, आप ये कैलकुलेटर पे डालो तो आपके पास ये आंसर, जी की वैल्यू भी आ गई। अच्छा, अब अगला स्टेप क्या होता है बेटे, डेरिवेटिव लेना, इस पे डेरिवेटिव अप्लाई करें, पावर रूल, पावर नीचे आ गई, एक नंबर माइनस हो गया, यहाँ पे भी पावर रूल लग गया, और यहाँ पे भी पावर रूल लग गया। ठीक है, चलिए अब हम वैल्यूज बारी बारी डालते हैं। ये 2 आ गया, z की वैल्यू है ये डी जी बाई डी टू आपने फाइंड आउट करना है 2। बेटे x की वैल्यू, अच्छा डी एक्स बाई डी टी क्या, रेट ऑफ चेंज, स्पीड बतानी है। x हमने इसको कहा है, जो सेल 2 है, S2 की क्या स्पीड चल रही थी 12। ठीक है, सो यहाँ पर आ जाएगा 12। ओके, 2, y क्या है 8, और इसकी स्पीड क्या थी 9 किलोमीटर, किधर गया ये रहा। अच्छा, अब यहाँ पे बेटा -9 आएगा। अब आप कहोगे मैम ये कैसे, ये माइनस क्यों आएगा, बेटे देखो आपने यहाँ से रिवर्स डायरेक्शन ली थी, ठीक है, वो वापस आ रहा था, आप इसकी डायरेक्शन नहीं देख लो क्योंकि हम नॉर्थ वाली साइड में मूव कर रहे थे, ये वापस टर्न आ रहा था, तो इसलिए इसके साथ क्या आ गया माइनस। ठीक है, अच्छा अब ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, डी जी बाई डी टी इज इक्वल्स टू 2 इंटू 16 इंटू 12, 16 इंटू -9 डिवाइडेड बाय दिस। ऐसा ही है बेटे, ये सारे टर्म आप कैलकुलेटर पे डालते हो तो आपके पास आंसर आता है 6.7 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्योंकि ये स्पीड है तो किलोमीटर पर आवर की फॉर्म में गिवन थी, इन सब के साथ यूनिट में किलोमीटर पर आवर भी है। सो होप सो बेटे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 11 का सोल्यूशन आता है। ठीक है, अच्छा फिर से बेटा देख लें, आपके पास स्टोरी ये थी कि एक दो बोट्स हैं, ये समझ लें शिप्स थी, 20 किलोमीटर दूर खड़ी थी। ठीक है, S1 नॉर्थ पर थी, S2 बिल्कुल समझे न्यूट्रल थी। अब उन्होंने कहा कि S1 ने मूव किया वेस्ट साउथ की तरफ, और इसने S2 ने मूव किया वेस्ट की तरफ। तो ये जो मूव करने के बाद इनके दरमियान जो डिस्टेंस का चेंज है वो आपने बताना है, तो वो हमने फाइंड आउट किया। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 में उन्होंने आपसे कहा है, एक मैं जरा कलर चेंज कर लूं, ये कर लेते हैं, फाइंड द टू नॉन नेगेटिव नंबर्स whose sum is 60 whose product is maximum। ओके, हमने दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, हमें कंडीशन ये गिवन है कि उनका जो सम है, फॉर एग्जांपल x और y वो नंबर है, उनका सम 60 है, ठीक है, और जो उनका प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम है। अब इस चीज को हम देखेंगे कि वो मैक्सिमम उन्होंने क्यों कहा है। वैसे आपने 2.9 में बेटा कंडीशन पढ़ी हुई है, मैक्सिमम किसे कहते हैं, अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है। एनीवेज ये क्वेश्चन 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ओके बेटे, यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लो, ये आ गई, x माइनस हो गया, इसमें पुट कर देते हैं। सो x की वैल्यू तो x ही आ गई, y की जगह आ गया 60 माइनस x, इसको मल्टीप्लाई करें 60x माइनस x के, ठीक हो गया। अच्छा अब अगर आप देखो तो ये तो आपके पास आ गया p ऑफ x, ये आपके पास क्या था p ऑफ x, वो जिसका प्रोडक्ट था ना। बेटे आप देखो, आपने इसी को मैक्सिमम बताना है, तो बेटा आपने मैक्सिमम के लिए क्या पढ़ा हुआ है कि सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होना चाहिए। ओके, तो मैं क्या करती हूँ, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव पहले लेती हूँ,
फर्स्ट डेरिवेटिव किसका लेना है, 60x माइनस एक्स स्क्वायर का, तो क्या आएगा 60 माइनस पावर नीचे आ गई 2x। अब इसी का डबल डेरिवेटिव, तो इसके ऊपर दोबारा से डेरिवेटिव इंप्लीमेंट हुआ, 60 तो कांस्टेंट है, माइनस 2x का डेरिवेटिव -2, सो ये क्या आ गया लेस देन, सो द प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। अच्छा ये बात तो हमने प्रूफ कर दी कि बाकी आपका प्रोडक्ट मैक्सिमम, लेकिन अब वो नंबर्स हैं क्या, हमने पॉइंट्स भी तो चाहिए ना। तो उसके लिए बेटा आप क्या कंडीशन यूज करते होते हो, आप कहते होते हो कि जो आपके पास पहला डेरिवेटिव है उसको 0 के इक्वल पुट करते हो। बेसिकली बेटा आपने क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। ओके तो पहला डेरिवेटिव कहाँ आया था, ये आया था 60 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, ये -2x है, इस साइड पे पॉजिटिव हो जाएगा, 260 में डिवाइड हो तो क्या आता है 30, x 30 है, ठीक है। सो पुट इन 1 में पुट कर दो, 30 प्लस y इज इक्वल टू 60, 60 माइनस 30 अगेन 30 आ गया, ठीक है। सो x और y बोथ आर इक्वल्स टू 30। तो बेटे ये है आपका सोल्यूशन। उन्होंने आपसे कहा था कि ऐसे कोई दो नंबर्स बताएं जिसको सम करने से 60 आए और उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम, तो वो हमारे पास 30 है। 30 और 30 को ऐड करो तो 60 आता है और इनका प्रोडक्ट आपको 900 देता है, विच इज द मैक्सिमम सोल्यूशन। ठीक हो गया, चले मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। बेटे क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर आपके पास लिखा हुआ है इफ द टोटल फेंस, ठीक है, टू बी यूज्ड इज 8, एक सेकेंड इसको जरा हाईलाइट कर लो, ये 8000 मीटर, ठीक है, टोटल फेंस जो है वो 8000 मीटर है। फाइंड द डायमेंशन, बेटा जहां पर भी लग डायमेंशन यूज होता है आपने लेंथ विड्थ फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है। अगर कोई और शेप है थर्ड डायमेंशन में तो उसकी हाइट सब कुछ, अभी के लिए सिर्फ हमने लेंथ और विड्थ फाइंड आउट करनी है। ओके अच्छा अब आपके पास और क्या है, फिगर दैट हैज द ग्रेटेस्ट एरिया। अच्छा इसको पढ़ें फिर से, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द इनक्लोज्ड लैंड इन द फिगर दैट हैज द ग्रेटेस्ट एरिया। अगेन ग्रेटेस्ट की बात हुई है तो सेकंड डेरिवेटिव जिस चीज का भी हम लेंगे इट शुड बी लेस देन 0, ठीक है, वो नेगेटिव होना चाहिए। एरिया की बात हो रही है तो हम एरिया लिख भी देते हैं यहाँ पे। अच्छा अब स्टोरी समझे बेटे, सबसे पहले अगर आप देखो तो आपने क्या निकालना है, इसके साथ फेंसिंग करनी है ना बेटे। फेंसिंग के लिए हम पेरीमीटर यूज करते हैं। पैरामीटर क्या कहता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। चले बेटे ये लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये विड्थ 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 विड्थ, सो बेसिकली 2 लेंथ है और 4 विड्थ है, ऐसा ही है, ठीक है। अच्छा उन्होंने हमें सम तो दे दिया, सम क्या है, सारी टोटल कितनी यूज हुई है 8000, 2 कॉमन ले लो, ये 2 जब इस पर डिवाइड होगा तो 4000 रह जाएगा, ठीक है। अच्छा यहां से बेटा अगर आप देखो ये तो आपके पास एक इक्वेशन आ गई, आप इसमें से या एल की वैल्यू निकालो या डब्ल्यू की, तो बेटा एल की निकाल लेते हैं, सिंगल कांस्टेंट है, सिंगल वेरिएबल है जिसके साथ कोई कांस्टेंट नहीं है, इसके साथ 2 है ना वो भी डिवाइड में चला जाएगा, इसको इधर ले जाओ। ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर 1, यानी कि आपके पास लेंथ आ गई, ठीक है। अच्छा अब बेटा उन्होंने आपसे एरिया की डिमांड की थी तो हम यहाँ पर एरिया फाइंड आउट करते हैं। एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ, तो बेटा लेंथ हमने निकाली ये, और विड्थ हम किसे कह रहे हैं, डब्ल्यू को ही कह रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई किया तो 4000 डब्ल्यू 2 डब्ल्यू स्क्वायर आ, ठीक है, ये आ गया एरिया, ठीक है। सो अब आपने क्या करना है बेटे, वही डेरिवेटिव्स लेने हैं। सबसे पहले पहला डेरिवेटिव, अच्छा अब देखो इसमें वेरिएबल w यूज हो रहा है ना, तो विद रिस्पेक्ट टू w लूंगी। अब अगर ऊपर आपने w की वैल्यू निकाली होती और यहाँ पर w होता तो यहाँ l होना था, तो फिर हम विद रिस्पेक्ट टू l डेरिवेटिव लेते, ठीक है। चले इसका डेरिवेटिव लिया तो कांस्टेंट आ गया, -2 2 4w, ठीक है। चलो अब इसी का दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे, एक सेकेंड इसको मैं जरा सा नीट कर लूं, dw स्क्वायर, dw स्क्वायर बेटे कांस्टेंट का तो नहीं आएगा, यहाँ आ गया -4,
विच इज लेस देन 0। इस बात का क्या मतलब हुआ कि आपका जो एरिया है वो है ग्रेटेस्ट। बेटे मैक्सिमम भी लिख सकते थे, लेकिन क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट का वर्ड है तो मैंने वो यूज किया। चलो, ये बात तो प्रूव हो गई कि आपका एरिया तो ग्रेटेस्ट है, लेकिन अब हमने ये बात प्रूव करनी है। प्रूव क्या करनी है? हमने डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट होती है? वही सिंपल सोल्यूशन है, आपने पहला डेरिवेटिव 0 के इक्वल पुट करना है, जिसे हम क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड आउट किया करते थे। सो 4000 4w इक्वल टू 0। बेटे ये यहाँ पे माइनस हो रहा है, 4 यहाँ के डिवाइड होगा तो विड्थ क्या आ गई? 1000। ठीक है, तो इसको पुट कर दें, किसके अंदर पुट करेंगे? 1 में, ताकि हमारे पास लेंथ भी आ जाए। 4000 2000, बेटे 1000 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2000 आएगा। सो ये आपके पास आ गया 2000। मीटर में लिख दें क्योंकि टोटल फेंस इस मीटर में थी, ये सारा मीटर में। दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ठीक हो गया? बात समझ आई? आपके पास जो आपने डायमेंशन फाइंड आउट करनी थी, एक लेंथ फाइंड आउट करनी थी और एक वेट, तो हमने दोनों फाइंड आउट कर लिया। ओके हो गया? होप सो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट। बेटे क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा, अब 14 में पढ़ो, एन ओपन रेक्टेंगुलर बॉक्स। बेटे ओपन, ठीक है, ऊपर से वो खुला हुआ है, इज टू बी कंस्ट्रक्टेड, हमने उसको बनाना है विद अ स्क्वायर बेस, बेस उसकी स्क्वायर होने वाली है, and has the volume of 32,000 centimeter cube. Okay. Find the dimension of the box. अब वॉल्यूम है तो 3 चीजें होंगी, लेंथ, विड्थ, हाइट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा, ऑफ द बॉक्स दैट रिक्वायर द लीस्ट अमाउंट। बेटे लीस्ट का मतलब है नेगेटिव, so, मतलब बहुत छोटी बात हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि मिनिमम होने के लिए सेकेंड डेरिवेटिव का ग्रेटर होना जरूरी है। सेकेंड डेरिवेटिव ग्रेटर होगा तो मिनिमम सोल्यूशन आएगा ना। ठीक है, ये आपको हिंट के तौर पे बता रही हूँ बेटे। ओके, ठीक। सो हम इसको सारे को देखते हैं और बताते हैं कि हमारे पास क्या चीज है। ओके, चलो बेटा जी, अब हम इसके ऊपर जरा से करते हैं वर्किंग। बेटे अब अगर आप देखो, मैं अगर यहाँ पर एक बॉक्स बनाऊं, वॉल्यूम है ना, तो बेटा इसका मतलब है 3D बॉक्स है। कुछ ऐसे कर देते हैं। चलो बेटे, अब अगर आप देखो तो उन्होंने आपको जो कंडीशंस दी है वो जरा इसको इंप्लीमेंट करें, बाकी सॉल्यूशन बहुत इजी है। जो आपके पास बेस है, ये बिल्कुल नीचे वाला, ये आपका स्क्वायर है। ठीक है, बेस उन्होंने स्क्वायर दी है। साइड वाली साइड के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा, इसमें तो डिफरेंस हो सकती है। आपकी हाइट आ गई बेटे, लेंथ और विड्थ दोनों एक्स एक्स आ गए, सेम है ना। अब कोई भी लेटर कह सकते हो, मैंने अब एक्स कह दिया। ठीक, अब अगर यहाँ पर देखो, बेटे सॉल्यूशन लिखती हूँ। अब जरा इसको समझे, आपके पास वॉल्यूम होता है लेंथ, विड्थ और हाइट। अब मेरे पास ये दोनों सेम थी, क्यों? उन्होंने कहा था बेस स्क्वायर है। अच्छा, वॉल्यूम क्या गिवन है? 32,000 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एच। ठीक है, यहाँ से बेटे एच की वैल्यू निकाल लो। किसी एक की निकालनी होती है तो हम एच की निकालते हैं, क्योंकि अगर मैं एक्स की निकालूंगी तो अंडर रूट लेना पड़ जाएगा। ठीक है, ये आ गई एच की वैल्यू। ओके, अच्छा बेटे, अब यहाँ पर एक बात देखो। अब अगर यहाँ पर आप देखो तो उन्होंने आपको एक और बात बोली है, ओपन रेक्टेंगुलर बॉक्स। ऊपर से वो खाली है, ठीक है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। ठीक, मतलब एक ओपन बॉक्स है। आप इसको ऐसे ज्यूम कर लो, अगर आपने कोई बहुत बॉक्स लिया, उसकी साइड सारी साइड्स पे तो कवर आया हुआ ना। ठीक है, लेकिन उसके ऊपर से आप समझो, आपने जो उसका कैप है वो तोड़ दी है, ऊपर से वो खाली है, बाकी सारी साइड से वो फिल हुआ है। एक मिनट, यहाँ पे कोई और कलर लेती हूँ। ये 1 साइड, ये 2 साइड, बेटे बाकी 2 साइड उसकी साइड बने। चले, अब मैं आपको बताती हूँ बेटा एरिया कैसे निकालोगे। ये तो आ गया ना ऐसे। अब आप यहाँ पर लिखोगे सरफेस एरिया। ठीक है, अब हमने बेटा उसका सरफेस एरिया भी तो निकालना है। मेन स्टोरी तो यही है ना कि वो जो हमें डायमेंशन निकालनी है तो सरफेस एरिया होना चाहिए। अब सरफेस एरिया कैसा है बेटे? हम उसकी सारी साइड्स को ऐड ऑन करेंगे। ठीक है, सरफेस एरिया का मतलब है एरिया ऑफ ऑल साइड, एरिया ऑफ ऑल साइड्स। अच्छा, अब अगर आप देखो बेस की बात हो रही है, बेस का एरिया क्या होगा? लेंथ इनटू विड्थ, यानी कि एक्स स्क्वायर। ओके, अब जो आपकी साइड्स हैं
बेटे अब वो कितनी साइड्स है, 1 2 3 4, चारों साइड्स होती है ना, मतलब चारों कॉर्नर अगर आप समझो तो 4 टाइम्स तो जैसा होगा इनका, लेकिन अब उसकी बेस डिफरेंट है और हाइट डिफरेंट है क्योंकि वो रेक्टेंगल है। अगर तो स्क्वायर बॉक्स होता फिर तो मसला ही नहीं था, उसकी भी हाइट एक्स होती, लेकिन अब तो वो रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का मतलब होता है बेस और हाइट मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो 4 टाइम एक्स एच। ठीक है, अब आप कहीं पर जो की बुक्स वगैरह देखोगे ना तो वहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा होगा कि सरफेस एरिया ये है, लेकिन ये क्यों है ये मैंने आपको समझा दिया। 5 साइड्स की बात हो रही है ना, 6 साइड तो उसकी ओपन वाली थी, वो तो उन्होंने कहा यूज ही नहीं करनी, खाली है, तो नीचे वाली बेस उसका एरिया अलग है और चारों साइड्स का एरिया अलग है। ठीक है, अच्छा अब मुझे होप सो अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये सरफेस एरिया आ गया 4x, बेटा h की वैल्यू इसमें पुट कर दे, 1000 बाय एक्स स्क्वायर इन, ठीक हो गया, ये और ये कैंसिल। 34 को अगर आप इससे मल्टीप्लाई करो 32 को 4 से, 128, 1000 एक्स की पावर -1, ये आ गई क्वेश्चन नंबर 1। सरफेस एरिया आ गया, अब हमने इसकी डायमेंशंस निकालनी है, तो सबसे पहली बात ये कि इसका पहला डेरिवेटिव लें, तो वो क्या आएगा 2x, पावर नीचे आ गई और पावर में से एक नंबर माइनस, सेकेंड डेरिवेटिव लेते हैं 2 माइनस 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 प्लस। बेटे एक सेकेंड, ये मैं आपको बताती हूँ, इसको ऐसे लिखें ताकि फिर मैं आपको सोल्यूशन ही बता सकूं। ये था -2 नीचे आके क्या हो गया +2 हो गया 1000 और नीचे x की पावर क्या हो गई 3, -1 करोगे तो -3 आना था ना, मैंने नीचे लिख दिया। अब देखो तो ये सारी टर्म क्या है, पॉजिटिव है ना, ये देखो ये प्लस आ गया। सो इसका क्या मतलब हुआ कि आपके पास अगर ये पॉजिटिव आ गया, ठीक है, तो इस बात का मतलब ये हुआ कि आपके पास लीस्ट अमाउंट होगी, लीस्ट अमाउंट ऑफ मटेरियल। बेटे आपको फिर से बता रही हूँ, लीस्ट क्यों का है, हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ा है ना, अगर ग्रेटर देन 0 आ जाए तो वो मिनिमम होता है, तो मिनिमम का मतलब लीस्ट। अब हमें डायमेंशन निकालनी है, डायमेंशन का क्या तरीका है, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट कर दें, ds बाय dx शुड बी इक्वल टू 0, ये पहला डेरिवेटिव है, 1 2 3, इसको 0 कर दें। बेटे ये टर्म यहाँ पे माइनस हो रही है, इस साइड पे प्लस हो जाएगी, 1 2 3 और पावर नीचे लिख देती हूँ, इस पावर को इधर ले और 2 को इधर ले जाए, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 to 8 जब 2 पे डिवाइड होगा, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 6400, ठीक है, 1 2 3 है ना, तो 2 6 और 2 4, ओके 64 आ, ठीक है। अच्छा अब अगर आप देखो आपके पास ये क्या बनता है, एक्स क्यूब है ना बेटा, क्यूब रूट लेंगे तो ये 40 का क्यूब है, ठीक है, एक्स क्या आ गया 40, चलो एक्स तो आपके पास 40 आ गया, जब एक्स आपके पास 40 आया है तो बेटे आपको एक्स चाहिए था, इसके अंदर पुट कर दें, मैं इसको स्टार कह देती हूँ, 4 इन स्टार, तो h की वैल्यू आ गई 32,000 डिवाइडेड बाय 40 का स्क्वायर, ठीक है, चलो आपके पास h की वैल्यू आ गई, इसको जब आप कैलकुलेटर पे डालोगे बेटे 20 आएगा, ठीक है। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। बेटे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि आपने क्या किया है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स था, आपने उसकी डायमेंशंस फाइंड आउट करनी थी, तो हमने उसकी डायमेंशंस फाइंड आउट कर ली। मेन चीज इसमें इंपॉर्टेंट थी सरफेस एरिया, वो आपको समझ आ गया मैंने कैसे बताया, ठीक है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं और देखते हैं 15 आपको क्या कहता है, ठीक है। A company determines that the production of X unit of commodities, its remove and cost of, बेटा रिमूव नहीं है रेवेन्यू है, इसको करेक्ट कर ले, रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू एंड कॉस्ट फंक्शन आर रिस्पेक्टिव, ये रेवेन्यू का फंक्शन है, ये कॉस्ट है, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट मिनिमम एवरेज कॉस्ट, ओके ठीक है। चलें जी अब इसको चेक करते हैं कि क्या वाकई मिनिमम मैक्सिमम सारी स्टोरी चल रही है कि नहीं। सबसे पहले तो मैक्सिमम प्रॉफिट की बात करते हैं, ठीक है, इसको हम पार्ट ए कह लेते हैं, इसको हम पार्ट बी कह लेते हैं। सो मैं पार्ट ए पे चलती हूँ। बेटा एक रेवेन्यू है और एक कॉस्ट है, ठीक है। अब मुझे अगर प्रॉफिट चाहिए
प्रॉफिट का क्या मतलब होता है कि जो आपकी कॉस्ट आई है जितनी भी, ठीक है, कॉस्ट वाले फंक्शन में से आप अगर इसको माइनस कर दो, मतलब देखो रेवेन्यू हुआ कि आपने कितने में उसको बेच दिया। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बुक थी, वो मैंने 10 रुपीज की परचेज की थी, कॉस्ट मुझे कितनी आई 10 रुपीज। मेरे से किसी ने वो बुक खरीदनी चाहिए तो मैंने उसको 30 रुपीज की बेच दी, रेवेन्यू कितना आ गया 30। तो अब मुझे बताएं कि मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, 20 रुपीज का प्रॉफिट हुआ ना। तो बेसिकली रेवेन्यू में से मैंने कॉस्ट वाला फंक्शन माइनस कर दिया, ठीक है। पॉइंट क्लियर हुआ कि मैंने रेवेन्यू वाले फंक्शन में से कॉस्ट वाले फंक्शन को माइनस कर दिया। चलिए आप देखें रेवेन्यू क्या लिखा हुआ है -3x², और ये माइनस हो रहा है तो इन दोनों के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो अब अगर आप अपना प्रॉफिट वाला फंक्शन देखो तो वो क्या बनेगा, -5x², ये दोनों 5 हो गए और ये दोनों एज इट इज आएंगे, ठीक है। चलो अब ये तो हो गया। अब उन्होंने आपसे कहा है कि इसके ऊपर आपने मैक्सिमम प्रॉफिट की बात करनी है। प्रॉफिट तो हम फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन अगर वो मैक्सिमम है तो सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर होना चाहिए लेस होना चाहिए। एक सेकंड का पॉज लिया मैंने, अब आप लोग सोचें जरा, अगर मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए सेकंड डेरिवेटिव को क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन या लेस देन। सोच लिया, चलिए अब मैं सॉल्व करती हूँ फिर देखते हैं। ये प्रॉफिट आ गया, तो सबसे पहले मैं पहला डेरिवेटिव लेती हूँ। बेटे 5 2 10, 970, एक्स के साथ कांस्टेंट आ जाता है और पूरे कांस्टेंट पे डेरिवेटिव 0। सेकंड डेरिवेटिव लेती हूँ, बेटे यहाँ से देखो -10 आ गया, कांस्टेंट तो खत्म हो जाता है, बेटे नेगेटिव आया। अगर ये लेस देन 0 है तो मैक्सिमम प्रॉफिट है, ठीक है। अगर जिन्होंने सही गैस किया था वेरी गुड, शाबाश। जिन्होंने अभी तक नहीं सही गैस किया बेटा 2.9 दोबारा देंगे, आपको 2.9 देना है इसका मतलब है। चलो मैक्सिमम प्रॉफिट पता तो चल गया, फाइंड कैसे करना होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करके प्लस 970 इक्वल टू 0। बेटे ये माइनस हो रहा है, इस साइड पे प्लस हो जाएगा, 970 पे जब 10 डिवाइड करोगे तो 97, एक्स की वैल्यू 97 मिली है, तो हमारे पास फंक्शन क्या है, ये है ना प्रॉफिट, प्रॉफिट में 97 पुट कर दो, ठीक है। सो -5 97 का स्क्वायर, 90 के अंदर भी 97 पुट किया। बेटा जब आप इसे कैलकुलेटर पे डालते हो आपके पास नंबर आएगा 46545, ये है आपका प्रॉफिट, ठीक है। ये मैक्सिमम प्रॉफिट है, तो भाई इतना आपको लाजमी प्रॉफिट होगा, मैक्सिमम इतना होगा, इससे अब कम आपका होता है ज्यादा होता है, वो डिपेंड करता है आपकी कितना इफेक्टिव आपने डिटरमिन की थी चीजें। अच्छा वो तो हो गया। अब हम मिनिमम एवरेज कॉस्ट की तरफ आते हैं कि भाई एवरेज कॉस्ट जो है वो मुझे मिनिमम पड़े, ठीक है। अब पार्ट बी की तरफ आते हैं। बेटा एवरेज कॉस्ट का फार्मूला ये होता है कि आपके पास जो कॉस्ट का फंक्शन है उसको डिवाइड कर दो एक्स से, ठीक है, तो ये आपके पास एवरेज कॉस्ट आ जाती है। सो जी ऑफ एक्स क्या है, 2x² प्लस 500, इट शुड डिवाइडेड बाय एक्स। जब ये टर्म अलग एक्स पे डिवाइड होगी, चले मैं कर देती हूँ, 500 भी एक्स पे डिवाइड होगा, सो ये क्या रह गया 2x और 500 की पावर -1, ये है एवरेज कॉस्ट। चलो ये बात हमें पता चल गई। अब आपने क्या करना है, मिनिमम करने के लिए आपके पास, आप बताएं डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव को ग्रेटर देन होना चाहिए लेस देन होना चाहिए, सोचे जरा। विद रिस्पेक्ट टू एक्स मैंने लिया, पहला डेरिवेटिव लिया, यहाँ 2 आ गया, पावर नीचे आ गई, पावर में से एक नंबर माइनस हो गया। सेकंड डेरिवेटिव लिया एवरेज कॉस्ट का, ये 2 का तो 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 नीचे आ गया और x की पावर -3 हो गई। सो 1000 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। अब देखें पॉजिटिव टर्म आई ना, ग्रेटर देन 0, अगर ये ग्रेटर देन 0 है एवरेज कॉस्ट क्या हो जाएगी, मिनिमम, ठीक है। बेटे मैं इसको बार बार रिपीट कर रही हूँ, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में पॉजिटिव ग्रेटर देन आएगा तो वो मिनिमम होता है, लेस देन आएगा वो मैक्सिमम होता है। होप्स हो कि आपको भी सब याद रहेगी ये बात।
और पेपर में बेटा ये गलतियां अमूमन बच्चे करते हैं और यहीं से काम खराब होता है। चले जी, ये तो पता चल गया मिनिमम है क्या। उसके लिए आपको फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करना है। फर्स्ट डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू 0, एक्स की पावर -2 0 आ गई। सो ये माइनस है, इस साइड पे प्लस हो जाएगा और एक्स की पावर मैं यहाँ से लिख देती हूँ। ये यहाँ दोनों आपस में क्रॉस चेंज कर दो, एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 502 पे डिवाइड हो तो 250 आता है। एक्स की वैल्यू क्या आ गई स्क्वायर खत्म होने के लिए, अंडर। एक्स की वैल्यू आ गई तो ये आपने किस में पुट करनी है, अपने फंक्शन में। ठीक है, सो जो आपका फंक्शन है उसके अंदर इसको पुट कर दें। आपके पास फंक्शन क्या था, ये इसका 2x प्लस 500 एक्स की पावर -1। ठीक है, अब ये सारी टर्म जब कैलकुलेटर पे डलेगी तो ये आंसर आएगा 63.24। बेटे -1 का मतलब है डिवाइड में आपने लिखना है अंडर रूट 250। ठीक है, बात एक ही है। एनीवेज, ये है आपका सोल्यूशन। होप सो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि आपने कैसे मैक्सिमम प्रॉफिट और मिनिमम एवरेज कॉस्ट फाइंड आउट किया। सो मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16। बेटे ये और भी इजी क्वेश्चन है। चलो, इफ द इन्फ्लेशन रेट इज कॉन्टिन्यूसली कंपाउंडेड 4% पर ईयर। ठीक है, आपके पास इन्फ्लेशन का जो रेट है R इज इक्वल टू 4%। अब परसेंटेज खत्म करने के लिए आप क्या करते होते हो, 1/100 लिखते हो, तो ये बन गया 0.04। चलो ठीक है, चले उसके बाद उन्होंने कहा एंड द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज $50 टुडे। आज की बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं अभी $50 है, तो इनिशियल प्राइस आपको गिवन है $50। ठीक हो गया, दो बातें हमें पता चल गई। पहली बात कि आपके पास जो रेट है वो है 4% और जो इनिशियल वैल्यू है वो है आपके पास $50। चलो पार्ट ए पढ़ो, ड्राइव द फंक्शन फॉर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अब हमने फंक्शन पहले बताना है। ठीक है, अच्छा अगर बेटे आपने चैप्टर नंबर 1 अच्छे से पढ़ा है तो उसके अंदर हमारी पूरी एक एक्सरसाइज थी जिसमें हमने ये फंक्शन लिखना सीखा था। बिल्कुल सिंपल सा फंक्शन है, आप फंक्शन लिखते हो क्योंकि बेटा टाइम पे ही चल रहा है तो पी ऑफ टी। फंक्शन कहता है पी नॉट ई की पावर आर टी। ठीक है, ये बेटा फॉर्म होती है लिखने की जिसमें हमारे पास ये ग्रोथ रेट चल रहा होता है। सो पी नॉट क्या है 50, आर क्या है और टी आपके पास वेरिएबल होगा। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन फॉर द पार्ट नंबर ए। बहुत सिंपल सा था, आपने जस्ट ये क्वेश्चन लिखनी थी। पार्ट नंबर बी, फाइंड द प्राइस आफ्टर 8 ईयर। सो पुट t is equals to 8। तो p of 8 का क्या मतलब है 50, 0.04 मल्टीप्लाई बाय 8। आप कैलकुलेटर पे ये सारी वैल्यू डालो, आपके पास आ जाएगा $68.85। ठीक है, सो 8 ईयर्स के बाद उसकी ये प्राइस होता है। ठीक हो गया। पार्ट नंबर सी, फाइंड द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ प्राइस एट t is equals to 8। अच्छा अब अगर आपको याद हो बेटा, मैंने आपको इतनी दफा बताया जहां पर इंस्टेंटेनियस का वर्ड यूज हो गया आप समझे आपने डेरिवेटिव लेना। ठीक है, डेरिवेटिव लेने के बाद 8 पुट करना है। सो ये आपके पास फंक्शन है, फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं t। ठीक है, सो 50 तो कांस्टेंट है एज इट इज आ गया। बेटे ई हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ था, इसका डेरिवेटिव यही होता है। और अगर ये कोई फंक्शन आ रहा है एज इट इज लिखने के बाद फंक्शन का डेरिवेटिव लेते होते हैं, पावर पे यानी कि डेरिवेटिव। सो ये एज इट इज आ गया और साथ डेरिवेटिव आ गया पावर का। ठीक है, ये मैंने 2 zeros लिख दिए बेटा, ये एक 0 है 0.040। चलो बेटे टी के साथ ये नंबर आ रहा है तो ये इसका डेरिवेटिव है इंटू 50 0.040। डेरिवेटिव तो आ गया। ठीक है, अब जब आपके पास ये डेरिवेटिव आ गया तो आपने क्या करना है, आपने इसके अंदर पुट करना है 8 एक्स टी इज इक्वल टू 8। चलो 0.04 50 ई की पावर दिस। ये सारी टर्म बेटा जब आप कैलकुलेटर पे डालोगे यू विल गेट 2.75। ठीक है, सो आपके पास आ गया 2.75। ठीक है,
सो दिस वाज योर सोल्यूशन। बेटे पार्ट 1 में आपने फंक्शन लिखना था, पार्ट 2 में प्राइस बतानी थी और पार्ट 3 में रेट ऑफ चेंज बताना था, इंटरचेंजियस रेट बताना था। सो वो आपने डेरिवेटिव लिखना। ठीक है, होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। बेटे क्वेश्चन नंबर 17 को अगर आप देखो तो उन्होंने उसमें आपको कहा है, फंक्शन खुद ही दे दिए इस बार तो, चलो अच्छा हो गया। अ कंपनी मॉडल इट्स ऑपरेशनल कॉस्ट, कॉस्ट का फंक्शन गिवन है, टी की बात वो ईयर्स की बात करें। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट, रेट ऑफ चेंज मतलब क्या हुआ, डेरिवेटिव। ठीक है, और डिटरमिन द रेट ऑफ इंक्रीज इन द कॉस्ट इज मिनिमल। अब कॉस्ट अगर मिनिमल है तो सेकंड डेरिवेटिव को ग्रेटर होना चाहिए जीरो से। चलो चेक करते हैं बेटे, यहाँ से कलर लेते हैं, ग्रीन कर लेते हैं। चलो सबसे पहले पार्ट ए है रेट ऑफ चेंज, तो डेरिवेटिव लिया डी बाय डी टी ऑफ फंक्शन मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ माइनस 100t। चलो इसका डेरिवेटिव लोगे तो क्या होगा, 500 एज इट इज, पावर फंक्शन एज इट इज ई वाला, और साथ इसकी पावर का डेरिवेटिव ये आ गया। पिछले क्वेश्चन में बेटा मैंने साइड पर लेके दिखाया है, तो आपको इस बार मैंने सिर्फ आंसर लिखा है, ये इसका डेरिवेटिव आता है 100t का डेरिवेटिव 100। ठीक है, सो ये बन गया, इन दोनों को 50 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 20 बनेगा, e की पावर 0.04t माइनस 100। ठीक है, अच्छा डेरिवेटिव ले लिया। पार्ट 2 में मिनिमल चेक करना है तो बेटा सेकंड डेरिवेटिव लेंगे d बाय डी टी ऑफ 20 दिस 100। बेटे अगेन 20 e की पावर दिस, साथ उसका डेरिवेटिव 100 का तो जीरो हो जाएगा। अब अगर आप देखो तो ये बनता है 4/5, ये क्या आ गया, ग्रेटर देन जीरो। अगर ये ग्रेटर देन जीरो आ गया है इसका मतलब है कॉस्ट क्या है, मिनिमल है। ठीक है, आपकी कॉस्ट क्या हो गई, मिनिमल हो गई। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ठीक है, होप सो आपको क्लियर हुआ होगा बेटे। अब अगर आप ध्यान करो तो इन सब में स्टोरी एक ही चल रही है, आपने डेरिवेटिव्स लेने हैं, लेकिन ये आपको पता हो कि मिनिमल के लिए क्या करना है और मैक्सिमम के लिए क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 अगर आप पढ़ो बेटे, द प्राइस ऑफ द कमोडिटीज, कमोडिटी की प्राइस बता दी, यानी कि फंक्शन गिवन है, टी ईयर्स में है, पी ऑफ टी प्राइस का लेवल है। फाइंड द इंटरस्टेनियस रेट ऑफ चेंज एट टी इज इक्वल टू 3, डेरिवेटिव लेना है और फिर 3 पुट करना है। समझ आ गई। पार्ट 2 में इन्फ्लेशन रेट बताना है, तो वो मैं आपको बताऊंगी कैसे कैलकुलेट होता है। अभी के लिए पार्ट ए देखो, सबसे पहले डी पी बाय डी टी, डेरिवेटिव लेना है क्योंकि उन्होंने कहा है इंटरस्टेनियस रेट होना चाहिए 1.05 टी का स्केयर। चलो अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूं बेटे तो मेरे पास क्या आएगा, सबसे पहले तो 150 कांस्टेंट एज इट इज, पावर नीचे आ गई, पावर में से एक नंबर माइनस हो गया, और फिर उसी फंक्शन का डेरिवेटिव दोबारा से लिखते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये आपके पास बनेगा, चलो पहले मैं यहाँ लिख लेती हूँ, 150 को 2 से करोगे तो बेटा ये 300 आ गया, 0.05 इसको इरेज कर देते हैं, 0.05 टी, और बेटा 1 का डेरिवेटिव 0 और इस टर्म का डेरिवेटिव यही टर्म। ठीक है, कांस्टेंट आ जाएगा ना। जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास आएगा 15 1.05 टी। ठीक है बेटे, ये मैं डबल जीरो कर रही हूँ, सिंगल है 0। ठीक है, ये आ गया आपके पास डेरिवेटिव। अब उन्होंने कहा था कि आपके पास जो डेरिवेटिव है वो t3 पे होना चाहिए। सो हम जहां पर t है वहां पर 3 लिख देते हैं। ठीक है, सो जब मैंने ये सारी वैल्यूज के अंदर पुट की तो मेरे पास कैलकुलेटर से आंसर आया 17.25। ठीक है, सो ये आ गया आपके पास आंसर। आप देखते हैं पार्ट नंबर बी। बेटे इन्फ्लेशन रेट का मतलब ये होता है कि आपके पास जो डेरिवेटिव आया है वो जब फंक्शन पे डिवाइड होता है, ठीक है, तो आपके पास इन्फ्लेशन रेट निकलता है।
बेटा 3 इसलिए लिखा है क्योंकि उन्होंने T3 पे कहा है। अब डेरिवेटिव पे तो 3 का आंसर हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है 17.25, लेकिन फंक्शन में तो हमने अभी तक 3 पुट ही नहीं किया, तो मैं यहाँ नीचे पुट कर लेती हूँ 150। बेटा ये आपका फंक्शन है 0.05 इंटू 3 का स्क्वायर। अब ये सारी टर्म जब कैलकुलेटर पे डलेगी तो आपके पास आएगा 190, एक सेकेंड बेटे, एक मिनट, ये आपके पास आएगा, ऊपर आएगा 17.25 डिवाइडेड बाय, ये जो आपके पास फंक्शन में पुट होने से आएगा 198.37। जब आप इसे डिवाइड करोगे तो ये आपके पास आएगा 0.08। बेटा अब ये भी आंसर है, और अगर आप इसको रेट है ना तो आप परसेंटेज बनाना चाह रहे हो, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया आपकी परसेंटेज। दोनों सोल्यूशन एग्जैक्ट करेक्ट है, ठीक है। आप 0.08 लिखो वो भी इन्फ्लेशन रेट है, और आप 8% लिखो वो भी आपका इन्फ्लेशन रेट है। चलो क्वेश्चन नंबर 19, अ शिप सेल इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द पोर्ट इज दिस। ये आपके पास सिंपल सा फंक्शन है, ओके। टी जो है वो आवर्स में गिवन है। फाइंड द स्पीड ऑफ द शिप। अगर डिस्टेंस को विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज किया जाए, ठीक है बेटा, ये डी है ना, अब डबल डी लिखूंगी डिवाइडेड बाय डी टी, ये वाला डी ये वाला डी है, ठीक है। उसको टी पे अगर डिवाइड किया जाए तो क्या बनता है, स्पीड बनती है ना। स्पीड का क्या फार्मूला है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। तो 15 टी का डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो क्या आंसर आएगा, सिंपल 15। ओके, कैलकुलेट द डिस्टेंस आफ्टर 3 आवर्स। डिस्टेंस को 3 आवर के बाद चेक करना है, तो डिस्टेंस का फंक्शन आपको गिवन है 15 टी, आपको डिस्टेंस 3 पे चाहिए, तो 15 को 3 पे मल्टीप्लाई कर दें 45, ठीक हो गया। अच्छा बेटा ऑर्स उन्होंने कहा है यहाँ पे भी ऑर्स लगा दें। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्लोप, ये इंटरेस्टिंग सी चीज है। अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि जरा स्लोप के बारे में तो बताएं। अब हमें क्या पता स्लोप के बारे में क्या लिखना है, तो बेटे मैं आपको बताती हूँ। स्लोप बेसिकली आपके पास डेरिवेटिव है ना, डेरिवेटिव का चेंज आपके पास स्लोप आता है। अगर आप आंसर देखो तो 15 आया, आप कहोगे हियर द स्लोप इज 15, सो ये क्या शो कर रहा है, विच शोज द स्लोप इज कांस्टेंट। बेटे अब इस बात का मतलब जरा सा समझ लें, ठीक है। कांस्टेंट क्यों बेटे, यहाँ पर अगर x या y, y तो नहीं आएगा, y साइड पे होता है, ये x। फॉर एग्जांपल बेटे 15x स्क्वायर होता, अब x के अंदर मैं वैल्यूज डिफरेंट डालूं तो आंसर डिफरेंट आएंगे कि नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। तो तब हम कहेंगे कि हाँ जी स्लोप चेंज हो रही है। लेकिन अब सिंपल 15 आ चुका है, तो सिंपल 15 में तो कुछ भी पुट नहीं हो सकता, इसका मतलब ये है कि ये कांस्टेंट ही रहेगी, ये है आपकी स्लोप। ओके हो गया, चलो जी मूव करते हैं नेक्स्ट। बेटे लास्ट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का, स्टेटमेंट जरा पढ़े। अ साइक्लिस्ट इज ट्रेवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ एंड द डिस्टेंस इज गिवन बाय दिस। आपने क्या करना है, स्पीड निकालनी है, स्पीड 4 पे निकालनी है, और फिर उसकी स्लोप के बारे में बताना है। चलो करके देखते हैं। पार्ट ए, स्पीड का क्या मतलब है, जो फंक्शन गिवन है डिस्टेंस का उसको टाइम पे चेंज डेरिवेट कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाती होती है, स्पीड। चलो डी बाय डी टी ऑफ 5t स्क्वायर प्लस 3t, बेटे 2 नीचे आ जाएगा, 5 2 10 और 3, ये आ गया डेरिवेटिव। सेकंड में उन्होंने कहा था जो स्पीड आई है उसको 4 पे चेक करें, सो डी एस बाई डी टी को 4 पे चेक करना पड़ेगा, तो 10 4 40 और 40 में 3 ऐड करो 43, ये आ गया। इंटरप्रेट द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्लोप इन दिस कॉन्टेक्स्ट। बेटे आप देखो 10t प्लस 3, ये है ना आपके पास स्लोप। अब अगर आप देखो तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, here the slope is increasing with time। अब आपने ऐसे क्यों लिखा, डिक्रीजिंग भी तो लिख सकते थे, इंक्रीजिंग ही क्यों लिखा। बेटे देखो 10t प्लस 3 है, पहली बात है ये प्लस 3 है, प्लस 3 इसको कभी भी नेगेटिव तो नहीं करेगा, ये बात भी
हमें कंफर्म होगी कि इंक्रीज ही होगा, डिक्रीज तो नहीं कर सकता। जो ये 10 लिखा हुआ है ये भी पॉजिटिव है, ये भी इनको इसको इंक्रीज ही करेगा। अब देखो आपके माइंड में ये सवाल आ सकता है कि मैम मैं अगर टी को -5 पुट करूं, ठीक है, तो ये -50 होगा, फिर 3 ऐड करने से नेगेटिव नंबर आएगा। लेकिन आप ये भूल रहे हो बेटा, टी क्या है? टाइम। टाइम तो हम कभी भी नेगेटिव पुट ही नहीं करते, या जीरो पुट करते हैं या जीरो से बड़ा नंबर पुट करते हैं। तो ओवरऑल ये सारे टर्म पॉजिटिव है, इसलिए आपकी स्लोप इंक्रीज होगी। जैसे जैसे टाइम पुट करोगे स्लोप आपकी इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। सो बेटे दिस वाज ऑल योर फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर 2.10। यहाँ पर आपका चैप्टर भी एंड होता है, ठीक है। सो आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि आपको सारे कॉन्सेप्ट डिटेल से कराऊं। जहाँ कहीं पर भी आपको कोई एरर मिलता है प्रैक्टिस के दौरान या कोई पॉइंट नहीं क्लियर होता, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी और व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।